हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, तो इनका जो नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना, उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएस, बीएसएलपी एंड बीपीओ कोर्स के लिए आपको एक कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद देन आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो आपको यहाँ पर लाइव एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, फॉर्म के अंदर कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है ना, तो उसके बारे में एक लाइव डेमो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, जैसे आप वेबसाइट के अंदर आ जाओगे, इसका सीधा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं सीधा लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आप सीधा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन करके फिल कर सकते हो। लेकिन जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी वेबसाइट के अंदर, देन आपको यहाँ पर एक नोटिस नजर आ जाएगा जो कि आपका नोटिस है। इसके अंदर आपको पूरा डेट मेंशन है कि आपको कौन से डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और आगे जो भी काउंसलिंग का अपडेट आ जाएगा ना, तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस जो वेबसाइट है ना, इसको आप अपने पास रखिएगा और दिन में एक बार इसको जरूर विजिट करते रहिएगा। देन उसके बाद देखो, इन्होंने यहाँ पर नीट यूजी 2024 का एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया है। ब्राउचर के अंदर पूरे के पूरे रूल मेंशन होते हैं कि काउंसलिंग के अंदर आपको किस तरह से जाना है, राउंड 1 के लिए क्या रूल है, राउंड 2 के रूल क्या है, राउंड 3 के रूल क्या है, जो भी लास्ट में स्पॉट राउंड होगा नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी मेंशन होता है कि आपका नीट के लिए कितना स्कोर चाहिए, पीसीबी के लिए कितना स्कोर चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग जो होता है ना, उसके लिए भी कुछ रूल मेंशन होता है। डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई हो जाएंगे ना, देन उसके लिए भी कुछ रूल होता है, आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कौन सा चाहिए ना, पूरा इस ब्राउचर के अंदर होता है। देन कॉलेज कितने ऐड हो चुके हैं, एमबीबीएस के लिए कितने हैं, बीएमएस बीएचएमएस के लिए कितने, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप ब्राउचर एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है और जल्दबाजी मत करिएगा, आप धीरे से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको 23 लास्ट डेट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर नीचे इन्होंने यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन मेंशन किया है ना, तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। देखो, अभी हम इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसेस को आगे करते हैं। देखो, जैसे आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो ना, देन आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि क्लिक नीट यूजी 2024 साठी प्रवेश प्रक्रिया। अगर आपको रीड करना है तो आप इसे एक बार रीड करिएगा, लेकिन इसे रीड ना करोगे तो भी कोई यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ जाएगा। अगर आप ब्राउचर रीड करते हो ना, तो देन आप इसे रीड करो ना करो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन आपके साथ नहीं होगा। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट का साइज आपका 300 KB से नीचे होना चाहिए, और आपका डॉक्यूमेंट जो है PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप फोटो डालते हो तो देन वो अपलोड नहीं हो जाएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 300 KB से ज़्यादा होगा ना, तो देन वो भी आपका वहाँ पर अपलोड नहीं हो जाएगा। आपका 300 KB से नीचे ही चाहिए, और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इस बात का ध्यान रहेगा। आपको पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हो, आपको यहाँ पर अभी स्कैनर भी मिल रहा है, तो गूगल पे से आप इजीली या फिर फोन पे से इजीली पेमेंट कर सकते हो। इन्होंने उसके बाद यही बोल दिया है कि जब आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो एक एप्लीकेशन प्रिंट आप डाउनलोड करोगे डॉक्यूमेंट का, एप्लीकेशन का और पेमेंट किया हुआ फीस का, तो आपको कोई भी उनको ऑफलाइन शेयर करने की या फिर उनको मेल करने की जरूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, देन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अपने पास आप रख सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी आगे की बात करें तो देन आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे जो है अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हियर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन हियर की बात करें, देखो, अगर यही चीज आप मतलब लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर करोगे ना, तो थोड़ा सा अलग भी आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोबाइल फोन में करोगे तो देन वो अलग हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको सेम ही नजर आ जाएगा, उसके अंदर आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ जाएगा। लेकिन वैसे कि अगर कोई बच्चा मोबाइल से कर रहा है तो अलग आ जाएगा, देन कोई अगर लैपटॉप से कर रहा है तो अलग आ जाएगा, कोई अगर कंप्यूटर से कर रहा है ना, तो देन वो अलग अलग पेज आपको नजर आ सकता है। लेकिन आप कहीं से भी फील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपका जो क्रोम ब्राउजर होना है ना, वो अपडेट होना चाहिए। देखो, आपसे पहले सबसे पहले यहाँ पर नीट का रोल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर वो वाला फिल करना है। नीट एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद अगर नीचे बात करें तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। लेकिन याद रहे, जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालोगे वही आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, बाद में वो एडिट नहीं होती है। तो आप जब लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करो ना, वो ध्यान से करिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक मत करिएगा, और डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो कि आपका एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो कि आपके पास कंटिन्यू एडमिशन होने तक रहेगा, यानी कि 3 या 4 मंथ तक आपके साथ वो रहेगा।
अगर मोबाइल नंबर डालोगे देन आपको ओटीपी मिल जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, देन ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है, उसको वेरीफाई कर देना है। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका यही रहेगा कि उसके बाद आपसे एक मेल आईडी मांगा जाएगा, जो मेल आईडी होता है ना वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी का ओटीपी डाल दीजिएगा, देन उसके पास वेरीफाई कर लीजिएगा। जब ये पूरा वेरीफाई हो जाता है ना तो फिर से आप एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मिस्टेक हो गया देन आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अगर अलग अलग आ जाएगा तो कॉलेज वाले आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं ऑफलाइन जब फिजिकली वेरीफाई करने के लिए जाओगे। माना कि अगर फॉर्म के अंदर आप कैटेगरी गलत डालते हो, डॉक्यूमेंट गलत डालते हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो ना तो आपका ऐसे में लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा, लेकिन जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाओगे ना एडमिशन के लिए तब आपको रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से फिल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे ना देन यहाँ से सीधा आपको एक मेल आ जाएगा या फिर इनबॉक्स के अंदर आपको एक मैसेज आ जाएगा। उसके अंदर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो आपका आईडी बन जाएगा या फिर मेल आईडी। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड दिया जाएगा जो भी स्मॉल लेटर के अंदर होता है ना, तो एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर के अंदर। कोई वहां पर एक दो ऐसे नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आपका आईडी पासवर्ड होता है तो आपको मिल जाएगा। देन जब आपका आईडी पासवर्ड हो जाएगा ना तो यहाँ से सीधा प्रोसेस आउट हो जाएगा और फिर से जो फर्स्ट पेज था ना हमारा उसके ऊपर प्रोसेस चला जाएगा। देन वहां पर आपको क्या करना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको जस्ट लॉगिन करना है और जो बच्चों ने पहले आईडी पासवर्ड बनाया उनको सीधा लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू करना है। देखो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा मैं, देन हम फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जो आपको मेल या फिर इनबॉक्स के अंदर आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा ना, जैसे आप उसे डालते हो लॉगिन करते हो ना तो देन आपके सामने सीधा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपका फुल नेम अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका नीट का स्कोर कार्ड था ना, अपने एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया था ना, तो उस हिसाब से जो आपका नीट का स्कोर कार्ड था उस हिसाब से आपका यहाँ पर आपको नेम अपने आप देखने को मिल जाएगा। देखो किसी रीजन से मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है, लेकिन यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एक पूछा जाएगा कि आपका नेम जो है यहाँ पर चेंज हुआ या नहीं हुआ है 10th के बाद में, या फिर आपने जो मैरिज किया है उसके बाद में अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर नहीं नेम चेंज हुआ है, आपका ऑल डॉक्यूमेंट के अंदर सेम नेम आपको नजर आ जाएगा, तो दिन आपको यहाँ पर नो करना है। अगर यस करोगे तो फिर वो अदर डिटेल मांगा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर नो ही ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नेम चेंज नहीं हुआ होता है। अगर इनकेस कोई गर्ल्स है उनकी अगर मैरिज हो चुकी है तो देन उनका सरनेम यहाँ पर चेंज हो सकता है कि जो उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट बनाए थे वहां पर अलग था, फिर अदर डॉक्यूमेंट के अंदर अलग था, तो फिर आप यहाँ पर यस कर सकते हो। लेकिन अगर नेम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, चेंज नहीं है, देन आप यहाँ पर नो कर सकते हो। देन उसके बाद आपसे यहाँ पर एक फादर का नेम पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर वो वाला फिल कर देना है। उसके बाद मदर्स नेम मांगा जाएगा, वो वाला आपको यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद आपसे यहाँ पर जेंडर मांगा जाएगा, वो आपको डाल देना है। देखो जेंडर आपसे 2 बार मांगा जा रहा है। जेंडर आपसे 2 बार क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसने अगर गलती से फीमेल सेलेक्ट किया तो फिर उसे अगर वुमन कोटा का सीट मिल गया तो उसका एडमिशन सीधा कैंसिल किया जाता है, क्योंकि वो अदर रिजर्वेशन का सीट उसे अलॉटमेंट हो रहा है। इसलिए इस साल क्या कर रही है न्यू अपडेट यही है कि आपसे पहले जेंडर मांगा जाएगा और फिर कंफर्म जेंडर मांगा जाएगा, तो दोनों बार आप यहाँ पर ध्यान से फिल कर सकते हो। जब 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो फिर से एक बार आप यहां पर इसको बार बार देखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाला था ना तो वही वाला आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी आपको चेंज नजर नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहां पर मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि आपने डाल दिया था एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लॉगिन आईडी बनाने के लिए, वही आपका कंटिन्यू हो जाएगा। मेल आईडी भी आपका यहाँ पर वही आ जाएगा जो कि आपने ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया था। देन उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यानी कि एक अदर नंबर डाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि गलती से अपना ए वाला नंबर अगर मतलब गया, कहीं अदर आपके पास नहीं था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देन आप यहाँ पर अल्टरनेट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको रिलीजन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब जितने रिलीजन है ना वो सब मिल जाएगा। हिंदू मिल जाएगा, क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम होगा, बुद्धिस्ट होगा, तो अपना जो भी आ जाता है ना तो वाला आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो देन उसी के बाद फर्स्ट पेज के ऊपर ही फॉर्म के अंदर आपसे एक परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा। देखो अगर बात करें एड्रेस की तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करोगे, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड होता है ना बैक साइड के ऊपर आपको एड्रेस नजर आ जाएगा, तो वाला आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 के अंदर दोनों में तीनों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर सिटी मांगा जाएगा, आपका जो भी सिटी है ना नियर बाय तो सिटी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेट मांगा जाएगा, तो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका मांगा जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी आता है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तालुका आपका यहाँ पर मांगा जाएगा, तालुका आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा।
पिन कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा टाइप करके। तो अपना पिन कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि आधार कार्ड के ऊपर होता है ना, वही पिन कोड डाल दीजिएगा, आपके लिए बेटर वही देखने को मिल जाएगा। तो आपका हो गया फर्स्ट पेज एप्लीकेशन फॉर्म का। तो फिर यहाँ पर आपको नीचे जो है ना राइट साइड के ऊपर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार पूरा डाटा फिर से रीड करेंगे कि पूरी इंफॉर्मेशन करेक्टली फिल हुआ या नहीं हुआ है। आपको फर्स्ट पेज के ऊपर मैक्सिमम फोकस किस चीज के ऊपर करना है, अपना जो रिलीजन है ना, रिलीजन एंड अपना जो जेंडर है ना, उसको ही देखना है। उन दोनों के अंदर अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो देन हो सकता है कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ऐसे में लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए जाओगे ना, तो अगर आपका जेंडर मिस होगा या फिर अलग होगा, गलत होगा, या फिर आपका रिलीजन गलत होगा ना, तो देन आपको वहां पर सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने जो लास्ट 2 ईयर में काउंसलिंग का एक्सपीरियंस लिया है ना, उस हिसाब से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करना है, फिर आपके पास यहाँ पर सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। देखो देन सेकंड पेज के ऊपर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सीधा नो कर देना है। उसके बाद ओसीआई कार्ड धारक के लिए पूछा जाएगा, अगर आप आते हो तो यस कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है, जस्ट कैटेगरी का रिजर्वेशन है ना, तो देन आप यहाँ पर बिल्कुल नो करके चल सकते हो। देन उसके बाद आपसे यहाँ पर नेशनलिटी मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद यहाँ पर डोमासाइल मांगा जाएगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल अपने पास रखते हो या नहीं रखते हो, तो देन आपको यस करना है। अगर नो करोगे तो देन आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपको डोमासाइल यस ही करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे के पास डोमासाइल नहीं है देन भी आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा। अगर आपका बन जाता है तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने डोमासाइल बनाने के लिए डाल दिया है, लेकिन अभी उसके पास डोमासाइल नहीं है, उसका प्रिंट है, तो देन आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा, प्रिंट अपलोड कर डालिएगा। पहले तो वेट करिएगा कि 23 तक आपको डोमासाइल मिलता है या नहीं मिलता है, मिल जाएगा तो देन वहां पर आप सीधा डोमासाइल अपलोड कर देते हो। लेकिन नहीं मिल जाता है तो देन आप वहां पर डोमासाइल बनाने वाला जो प्रिंट होता है ना, उसे के भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपका एडमिशन हो जाएगा देन आपको वहां पर डोमासाइल लेके जाना पड़ेगा, तो तब तक आपका डोमासाइल इजीली बन सकता है। लेकिन अगर अभी नहीं है, आप नो करोगे तो देन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो जाते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें नीट के अंदर क्वालिफाई मार्क है, देन भी वो एलिजिबल नहीं बोल रहा है। तो अगर गलती से आपका डोमासाइल भी नो आ जाएगा ना, तो देन वहां पर हो सकता है कि आपको एलिजिबल ना किया जाए। इसलिए आपको डोमासाइल यस करके ही चलना है, क्योंकि स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है ना, उन्हीं बच्चे के लिए होती है जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के होते हैं, जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद लेकिन आपके पास डोमासाइल नहीं है तो आप यस करोगे, तो देन आप जब एडमिशन के लिए जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट का, तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए जिन बच्चों के पास डोमासाइल है उन्हीं बच्चों को यहाँ पर यस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं जस्ट किन्हीं बच्चों के लिए यस करने के लिए बोल रहा था जिन्होंने कि अप्लाई किया है, लेकिन उनका कि 5 डे बाद 6 डे बाद मिलने वाला है ना, तो बच्चे यहाँ पर या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिलने वाला है ना, तो बच्चे आप यहाँ पर बिल्कुल यस करके चल सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पर कैटेगरी मांगा जाएगा। अपना जो भी कैटेगरी होता है ना, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर एक न्यू अपडेट आ रहा है, देखो कि कैटेगरी के बाद में आपकी सब कैटेगरी मांगा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पर इस बच्चे का एससी कैटेगरी आता है ना, तो एससी कैटेगरी के अंदर आपकी और जो जाति होती है ना, वो जाति क्या है वो भी यहाँ पर पूछ लेता है। तो आप वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि अपनी जाति कौन सी आती है। लगभग मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी के अंदर से 93 जाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो उनमें से जो भी आपका होगा ना, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन आपको वहां पर अपने आप नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अपनी इनकम डाल देनी है। इनकम के लिए आपको मिनिमम ऑप्शन मिल जाएगा 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। देन सेकंड ऑप्शन आपको आ जाएगा 1 लाख टू 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको 2 से 3 लाख के बीच में आ जाएगा। फोर्थ वाला आपको 3 से 4 के बीच में आ जाएगा। ऐसा करके आपको 8 लाख तक देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में आपको मोर देन 8 लाख मिल जाएगा। तो जिसके रेंज में आपका इनकम आ जाता है ना, तो उसके रेंज में आप डाल सकते हो। अगर आपने 45,000 वाला बनाया हुआ है या फिर 35,000 वाला बनाया हुआ है ना इनकम, तो देन आप यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाएगा ना, उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसे आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। देन उसके बाद आपके यहाँ पर एक निवासाचे क्षेत्र मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। इस तरह से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो आपके लोकल एरिया के हिसाब से आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हो, विलेज के अंदर आते हो, तो ना देन आप यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हो। कोई अगर मुंबई में आ रहा है तो देन वहां पर महानगर पालिका आ जाएगा। पुणे के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पर या फिर पिंपरी चिंचवड के अंदर आ रहा है तो वहां पर महानगर पालिका आ जाएगा। तो देन उसे वहां पर आप महानगर पालिका सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके एड्रेस जो होता है ना, उसके हिसाब से वहां पर क्या आ जाता है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, नगर परिषद है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हो। देन देखो उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को थोड़ा सा नीचे देखोगे तो देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास क्या कास्ट सर्टिफिकेट है। देन आपके पास होगा तो आप यहाँ पर
यस कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पर जनरल के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो कैटेगरी सेलेक्ट करते समय। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी भी आपको जितनी कैटेगरी है महाराष्ट्र स्टेट की ना, हर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर की बात करें तो आप यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने कास्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बनाया था वही इंफॉर्मेशन आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है या नहीं वो आपको डालना पड़ेगा। कास्ट वैलिडिटी का आपको नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी आपने कहाँ से बनाया था ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टोटली फिल करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देन सेकंड पेज के ऊपर आपसे कुछ अदर चीजें मांगी जाएगी, जैसे कि आप फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं। अगर आप हो तो देन आप यहाँ पर यस कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि सेंट्रल एमसीसी ने रिलीज किया था ना, उनकी तरफ से आप ये बनाया हुआ नहीं है, तो देन आप यहाँ पर नो करके अपना एडमिशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती से भी यस करते तो ना, तो देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑफलाइन, तो देन आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि आप ऑर्फन हो या नहीं, अनाथ हो या नहीं, तो आप यहाँ पर हो तो यस कर लीजिएगा, नहीं हो तो यहाँ पर बिंदास नो करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद क्लेम माइनॉरिटी की बात की जाएगी। अगर होगा तो यस कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो करके चलिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक दावा कराया चाहेगा, ये वाली बात पूछा जाएगा। अगर आप करते हो तो देन आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो देन आप यहाँ पर नो कर लीजिएगा। लेकिन इन चारों में से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, देन आप यहाँ पर यस करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो देन आपका नेम तो एसएमएल लिस्ट के अंदर आ जाएगा, आपको अलॉटमेंट तो हो जाएगा कॉलेज वाला। लेकिन जब ऑफलाइन जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जो है रिजेक्ट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होता है, या फिर ऑर्फन के लिए कि कुछ सीट यहाँ पर जीएमसी के अंदर वैकेंट नजर आ जाती है। अगर जैसे कि जालना मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है ना एमबीबीएस के लिए, तो वहां पर हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो देन आपको सीधा रिजेक्ट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हो। देखो ये आपका सेकंड पेज हो गया। सेकंड पेज के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर एकदम परफेक्टली सेलेक्ट करनी है, जो कि आपका कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर एससी, एसटी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी वाला, एससी, बीसी वाला। अगर आप मराठा कैटेगरी में आते हो ना, आपके पास अगर अदर रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी वाला, तो देन आप यहाँ पर जो है एसी बीसी वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस अभी मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो ओपन कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है। सब कैटेगरी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है अपनी रियलिटी में वही डाल दीजिएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओगे ना, तो देन वो आपको यहाँ पर ये चार चीजें मांगा जाएगा कि आप फिजिकल हैंडीकैप हो, ऑर्फन हो, तो ये वाली चीजें आपको जो यहाँ पर नजर आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ध्यान से फिल करनी है। और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर थर्ड पेज ओपन हो जाएगा आपका। वहां पर आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। देखो तो देन आपको यहाँ पर एसएससी का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। आपने एसएससी कब पास आउट किया था ना, उसका ईयर मांगा जाएगा। देन यहाँ पर आपने कौन सी लैंग्वेज में पास किया था वो मांगा जाएगा। देखो यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर कोई मराठी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, जो फारसी अरबिक जो होता है ना उसी टाइप का लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पर अगर जस्ट सीबीएसई बोर्ड से या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर 10वीं क्लास पास आउट हुए हो, सेमी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, या फिर अपना जो मराठी मीडियम होता है ना उसके अंदर से पास आउट किया, तो आपको यहाँ पर नन करके चलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बात करें तो आपके यहाँ पर राज्य मांगा जाएगा। आपने 10वीं किस स्टेट से पास आउट किया था। अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट से पास आउट किया, देन आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट से हुए हो तो देन आपको महाराष्ट्र स्टेट ही करना है। उसके बाद आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट किया था ना वही आपको डालना पड़ेगा। देखो इस फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह नजर आ रहा है ना, तो वो जिन बच्चों का फॉर्म था उन्हीं बच्चों का आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से डालिए, अपना तालुका आप अपने हिसाब से डालिए, अपना एड्रेस आप अपने हिसाब से डालिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपना 10वीं का पासिंग ईयर भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर अपनी कैटेगरी पे आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये जिस बच्चों का मैंने फॉर्म फिल किया है ना, उसी बच्चों का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको कॉपी मत करिएगा, अगर कॉपी करोगे देन आपके साथ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तालुका की बात करें तो जो अपना तालुका आता है ना उसे आप यहाँ पर अपने हिसाब से बिल्कुल डाल सकते हो। देखो जब आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करोगे ना, तो सेम पेज के ऊपर आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सेम आप यहाँ पर 12वीं किस साल में पास आउट हो गए थे वो मांगा जाएगा। अगर आप जिस ईयर में 12वीं पास आउट किए हो ना, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका 12वीं का जो है ना, आपने एग्जाम पास किया है या नहीं किया है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पास किया तो पास कर सकते हो, फेल हो तो आप यहाँ पर फेल करते हो। लेकिन अगर फेल हो तो देन आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हो। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर अपना एक जो
रोल नंबर या फिर सीट नंबर होता है ना 12वीं का, तो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, तो वो वाला आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप सीट नंबर डालते हो ना, तो देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र स्टेट आपका होगा तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने अदर स्टेट से किया तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपने 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से किया, कंपलसरी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपने यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना तालुका डालना पड़ेगा, लेकिन याद रहे जो डिस्ट्रिक्ट या तालुका डालना है ना 12वीं के लिए, तो आपका जो 12वीं का कॉलेज था ना, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट था वही डालना है, उसका जो तालुका था ना वही डालना है। एड्रेस के अंदर आपको तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट अलग डालना है, जो कि आपका एड्रेस है ना उस हिसाब से डालना है। लेकिन 10वीं 12वीं के लिए आपने यहाँ पर स्कूल कहाँ से किया ना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं प्रॉपर अभी आता हूँ बीड धारूर से, ठीक है, तो मैं अपने एड्रेस के अंदर बीड डिस्ट्रिक्ट करूंगा, तालुका धारूर डाल दूंगा। लेकिन देन जब मैं यहाँ पर 10वीं के लिए आ जाऊंगा ना, तो अगर मैंने 10वीं का डिस्ट्रिक्ट मेरा अगर लातूर हो जाएगा, तो मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट वहां पर 10वीं के लिए सिलेक्ट कर लूंगा। फिर वहां पर लातूर के अंदर जो भी तालुके से मैंने किया ना, तो वो वाला वहां पर सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन हो सकता है कि 12वीं के अंदर फिर मैंने पुणे से किया हो, तो देन मैं वहां पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है ना पुणे सेलेक्ट कर लूंगा। देन वहां पर जो भी तालुका हो जाएगा ना, तो अलग आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो अपनी स्कूल की एड्रेस है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं की इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका एसएससी क्वालिफिकेशन। जब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन मतलब जो भी आपका रोल नंबर है ना वो यहाँ पर ठीक से डालते हो, देन आपको यहाँ पर अपना नेम डालना होता है एसएससी मार्कशीट के हिसाब से, वो डाल दोगे ना तो पूरा करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको सीधा गेट डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप गेट डाटा के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो देन आपको पूरा जो भी स्कोर होता है ना पीसीबी के अंदर, तो पूरा का पूरा नजर आ जाएगा। देखो गेट डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा आपको यहाँ पर अपना स्कोर जो होता है ना फिजिक्स के अंदर कितना था, केमिस्ट्री के अंदर कितना होता, तो आपको आप अपने आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चों का मतलब डाल दे रहे हो आपने 2 ड्रॉप लिया 1 ड्रॉप लिया है, नहीं आ रहा है ना गेट डाटा का ऑप्शन, तो दिन घबराइएगा मत। आप यहाँ पर खुद भी फील कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए वो वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने यहाँ पर सीट नंबर डालते हो 12वीं का, 12वीं कहाँ से किया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह एकदम करेक्टली डालते हो, अपना नेम वगैरह पूरा करेक्टली फिल करते हो, वहां पर आपसे एक ऑप्शन मांगा जाता है कि आपने कब मार्च में किया था, अक्टूबर में किया था। अगर आपने फ्रेश पास आउट थे, आपने सप्ली में एग्जाम नहीं दिया था, तो देर आपको मार्च करना है। अगर आपने सप्ली में एग्जाम दिया था तो आप यहाँ पर अक्टूबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे आपसे यहाँ पर स्कोर मांगा जाएगा कि आपको 100 में से फिजिक्स के अंदर कितने थे वो आपको यहाँ पर फील करना पड़ेगा। 20 बच्चों को 61 थे तो हमने यहाँ पर 61 डाल दिया है। लेकिन आपका स्कोर हो सकता है कि इससे ज्यादा था, इससे कम था। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के अंदर कितना था वो भी पूछा जाएगा 12वीं के अंदर। दिन थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर मांगा जाएगा कितना था। दिन उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर मांगा जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर गेट डाटा का ऑप्शन आ रहा है तो आप गेट डाटा के ऊपर क्लिक करोगे ना तो अपने आप यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद पीसीबी का टोटल आपने आप आ जाएगा ऊपर। बस आपको 4 जो है ना सब्जेक्ट, तो उनका आपको स्कोर डाल देना है। फिर ये बाकी का डिटेल आपने आप यहाँ पर आ जाएगा। पीसीबी का टोटल भी मिल जाएगा। दिन यहाँ पर पीसीबी का परसेंटेज भी आपने आप आ जाएगा। पीसीबी का परसेंटेज भी अपने आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो अपने आप यहाँ पर सीईटी सेल इनको बना देगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एक पैरेलल रिजर्वेशन होता है। अगर बात करें पैरेलल रिजर्वेशन के लिए तो इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि आपको कोई क्लेम एक्सपेक्शन जो है यहाँ पर करना है या नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है अदर रिजर्वेशन तो आप यहाँ पर नन करके चलिएगा। स्पेसिफिक रिजर्वेशन के अंदर आपको वही रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, डिफेंस 1 का, डिफेंस 2 का, डिफेंस 3 का, एमकेबी महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का, या फिर जो अपना हिली एरिया होता है ना उसका देखने को मिल जाएगा। अगर इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो देन आप यहाँ पर इसको सीधा नॉन करके चलिएगा। अगर आप है तो यस करके चल सकते हो। अगर इनकेस बात करेगी कि हिली एरिया का आप यस करते हो ना तो देन आपने यहाँ पर आपका विलेज का नाम मांगा जाएगा कि आपका विलेज कौन सा है जहां पर कि हिली एरिया आता है। देन वहां पर आपका तालुका होता है ना उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नेम मांगा जाएगा। जस्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मांगा जाएगा। तो तालुका का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो 2 नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक विलेरिया का गांव डालना पड़ेगा, विलेज डालना पड़ेगा, और देन तालुका यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑदर रिजर्वेशन के लिए। अगर आप डिफेंस 1 डिफेंस 2 के लिए डालते हो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए ना तो देन आपको अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। अगर गलती से कोई बच्चा इस दोनों में से एक चीजों को यस कर देता है ना और उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो देन आपका एचएमएल लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा। लेकिन जब आपका ऑफिशियली जो अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको सीट ज्वाइन करना होगा ना, फिजिकली एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको वहां से रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको इसी पेज के ऊपर भी एक ध्यान रखना है कि पैरेलल रिजर्वेशन आपको एकदम अच्छे से डाल देना है। जैसे कि 10वीं 12वीं का अगर आप डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुका अगर गलत डालते हो ना तो आपके साथ ज्यादा मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। एफिडेविट बनाकर सबमिट करोगे, आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन पैरेलल रिजर्वेशन अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा सेलेक्ट करोगे ना तो देन आपको सीधा एडमिशन के टाइम रिजेक्ट किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात का आपको एक बार फिर से ध्यान रखना है। देखो उसके बाद यहाँ पर नीचे जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फीस देखने को मिल जाएगी। देखो अगर आप यहाँ पर जस्ट आपको अप्लाई करने के लिए कुछ कोटा मिल जाएगा।
कि आई वांट टू अप्लाई, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका ओनली स्टेट कोटा का हो जाएगा। अगर आप एमबीबीएस से लेकर बीपीटीएच तक काउंसलिंग करना चाहते हो, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई हो, हर कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ओनली स्टेट कोटा सेलेक्ट करोगे। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आपको एनआरआई आईक्यू कोटा की काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोटा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर आपको 5000 जो है पेमेंट फीस मांगा जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको स्टेट कोटा मतलब जहां से स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए भी अप्लाई करना है। देन आपको यहाँ पर आईक्यू कोटा या फिर एनआरआई कोटा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई करना है ना, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आपको 6000 टोटल फीस देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो, देन आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई में कम स्कोर आ रहा है ना, तो देन आप यहाँ पर नीचे अलाइड कोर्स करके मेंशन आ जाएगा 4 नंबर वाला कोटा, तो वो अलाइड कोर्स वाला होता है ना, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई बच्चा है जिसका कि 200 आ रहा है लेकिन उसे बाकी अदर कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करना ही नहीं है, तो देन आप यहाँ पर अलाइड कोर्स सेलेक्ट करोगे। लेकिन याद रखना है, अगर आप ओनली स्टेट कोटा सेलेक्ट करते हो ना, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई हो गए, तो देन आप यहाँ पर एमबीबीएस से लेकर बीपीटीएस बीपीओ जो होता है ना, वहां तक पूरी काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट अलाइड कोर्स करके जाओगे ना, तो फिर आप जस्ट अलाइड कोर्स बीपीटीएस बीओटीएस बीएसएलपी बीपीओ के लिए काउंसलिंग करते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पर पर्सनली गाइड करूंगा। अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों के यहाँ पर ओनली स्टेट कोटा करना है अगर आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मैनेजमेंट का भी कुछ नहीं करना है, तो देन आप यहाँ पर सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी जब चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा ना, तब आप वहाँ पर 500 रुपीज पे करके सीधा मैनेजमेंट के अंदर भी एंट्री कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे राउंड 1 से ही मैनेजमेंट प्लस स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग करनी है, तो देन आप यहाँ पर आईक्यू एनआरआई कोटा और स्टेट कोटा दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू ही एडमिशन करना है तो आपको यहाँ पर ओनली स्टेट कोटा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि एमबीबीएस बीडीएस ग्रुप ए के अंदर आ जाएगा, अब इस ग्रुप बी के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ग्रुप सी भी आ जाएगा। मतलब ये जो बच्चा है ना, नीट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था इसने, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, जो भी ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक जितने भी कोर्स थे ना, तो सभी के लिए अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर सभी की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सभी के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे एमबीबीएस गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, नहीं मिला तो देन बीडीएस देखेंगे गवर्नमेंट वाला, अगर वो नहीं मिल जाता है तो देन हम बीएमएस के लिए जाएंगे, देन वो भी नहीं मिल जाता देन हम बीएचएमएस के लिए जाएंगे। अगर बैड लक वो भी नहीं मिला तो देन हम फिजियोथेरेपी के लिए भी जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जितने भी कोर्स पार्टिसिपेट करेंगे सबके लिए ऑप्शन है। लेकिन आप अलाइड कोर्स करोगे ग्रुप सी वाला, तो देन आप यहाँ पर सिर्फ ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो तो देन आप अलाइड कोर्स कर लीजिएगा, वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो, आपको सीट मिलने वाला नहीं है ऊपर का, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पर जो है ऑल स्टेट कोटा के लिए कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओनली स्टेट कोटा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन फीस मांगा जाएगा 1000 रुपीज है टोटल। अगर टैक्स वगैरह की बात करें तो 1001.18 रुपीज आपका यहाँ पर टोटल फीस यहाँ पर चला जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर स्कैनर भी दिया जाता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी करते हो, तो सीधा आप यहाँ पर यूपीआई के ऊपर क्लिक करोगे, देन स्कैनर ओपन हो जाएगा। गूगल पे फोन पे से स्कैनर सीटीसीएल का आप स्कैन कर लीजिएगा, वहां पर पेमेंट कर लीजिएगा। जब पेमेंट करते हो तो आपका फॉर्म जो है अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। जब फॉर्म लॉग आउट हो जाएगा ना, तो फिर से आपको वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर लॉग इन इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी और फिर आपका फॉर्म जो है ना ओपन हो जाएगा। फिर से आपका फॉर्म जब ओपन हो जाएगा ना, तब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट की बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो सबसे पहले देखो एडमिट कार्ड जो है ना सभी बच्चों के लिए आ जाएगा, चाहे आपकी कैटेगरी कौन सी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अपलोड करोगे तो देन आपको यहाँ पर अपलोड नजर आ जाएगा। उसके बाद नीट यूजी का मार्कशीट आपको डालना है, ध्यान रहे लेकिन जो साइज वगैरह मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना, उतना ही आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। डॉक्यूमेंट क्लियर डाल दीजिएगा, ब्लर डॉक्यूमेंट डालोगे या फिर कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट डालोगे ना, तो री अपलोड करने के लिए बोलेगा, या फिर अगर कुछ मिस्टेक होगा डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको एफिडेविट बनाने के लिए भी मेल के ऊपर आपको बोल सकता है, मेल आपको पर्सनली आ सकता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कंपलसरी होता है। बाकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, ये भी हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो देन आप यहाँ पर अपना नेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी आप यहाँ पर बिंदास यूज कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज बोल रहा है कि नहीं आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद ही हम आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना आपको शेयर कर देंगे, तो आप उन केस में अदर डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 12वीं का निकला हुआ फोटो है उसका, तो देन आप उसको भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद देखो आपको डोमिसाइल हर बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप चाहे किसी भी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करो काउंसलिंग के अंदर, आपको डालना ही डालना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट होता है ना, वो भी कंपलसरी होता है। एसएससी का आपको पासिंग सर्टिफिकेट डालना है जिसके ऊपर कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। इसलिए मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते समय एक बात आपके साथ शेयर किया था कि जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे ना, तो देन उस टाइम आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो कि आपकी एसएससी की जो मार्कशीट होती है ना उसके ऊपर होगी ना, वही डालनी है, क्योंकि आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। आपने जो फॉर्म के अंदर डाला
वाला है और आपका जो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट वाला है ना, दोनों एक ही है या नहीं, ये आपका यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा मतलब 17 ईयर से कम वाला है ना, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू नहीं होता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार ब्राउचर भी को भी जरूर रीड कर लीजिएगा। हालांकि मैं राउंड 1 से लेकर राउंड 3 का एक डिटेल वीडियो आज शाम तक आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या रूल है राउंड 1 से लेकर राउंड 3 हो जाएगा, या फिर जो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा लास्ट वाला ना, तो वहां तक काउंसलिंग के एमबीबीएस बीडीएस के लिए, बीएमएस बीएचएमएस के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए क्या रूल होते हैं ना, तो उसकी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। तो आप हमारे साथ बने जरूर रहेगा। देखो उसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस डालना होता है। तो देखो ये 7 डॉक्यूमेंट जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन्हीं बच्चों के लिए 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। सभी को 7 डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आ रहा है, ऑदर रिजर्वेशन नहीं है ना, तो दिन उनको कास्ट डालना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस के लिए चला जाएगा ना, तो दिन उसको ये दोनों नहीं डालना है, उसको जस्ट ईडब्ल्यूएस वाला डालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। इनकम आपको अपलोड नहीं करना होता है, गैप एफिडेविट आपको अपलोड नहीं करना होता है। वो डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए, फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा ओबीसी, फीजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी के थ्रू, एसबीसी के थ्रू काउंसलिंग करना चाहता है ना, तो दिन उसको यहाँ पर एनसीएल वाला एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एनसीएल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा। तो बस इतने ही 10 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो। लेकिन जो 7 डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है ना, तो ये जनरल के लिए है। अगर आप जनरल के थ्रू भी काउंसलिंग करते हो तो मिनिमम 7 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट आपको यहाँ पर एच के फॉर्मेट के अंदर ही डालना है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर किया ना, तो वहां से प्रिंट निकालेगा। उसका एक जनरल फिजिशियन होता है, या फिर वीडियो मैंने वो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा ना, तो वहां पर क्या क्या फिल करना है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आपका क्या एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है ना, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक न्यू एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और वहां पर जो आपका नीट का स्कोर था ना, वो अपने आप आ जाएगा। देखो अभी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नीट का स्कोर अपने आप कैसे आ जाता है। देखो जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, अलाइड सेक्शन के अंदर जाके, अप्लाइड सेक्शन के अंदर जाके आप अपना यहाँ पर जो प्रिंट आउट है ना निकालते हो ना, जब आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकालने के बाद ओपन करते हो ना, तो आपको सीटी सेल का एप्लीकेशन डिटेल्स नजर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। देखो ये वाला एप्लीकेशन नंबर आपका अलग होता है और आपका जो नीट का है ना, वो अलग आपको नजर आ सकता है। इसके अंदर आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका काउंसलिंग का एप्लीकेशन नंबर है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन नेम आ जाएगा। यहाँ पर राउंड 1 का इन्होंने मेंशन किया है, नीट यूजी 2024 एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएस, बीएसएलपी, बीपीओ। तो जितने कोर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, तो उन सभी कोर्स के लिए जो मतलब स्टूडेंट है ना एलिजिबल है। लेकिन अगर आप अलाइड के लिए करोगे ना, तो देन आप यहाँ पर यहाँ से आगे जितने कोर्स मेंशन होंगे ना, उतने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपके सामने यहाँ पर राउंड 1 का जो सेक्शन नेम आ जाएगा ना, यहाँ पर जितने कोर्स मेंशन होगा ना, तो उन सभी कोर्स के लिए आप यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग करके ट्राई कर सकते हो एडमिशन मिलने के लिए। तो आप यहाँ पर इन्हीं सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद देखो नीट का रोल नंबर जो भी आपने फिल किया था वही आ जाएगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, नीट का रैंक भी अपने आप आ जाएगा, नीट का मार्क भी आपको यहाँ पर अपने आप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो आपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल दिया था ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपने आप देखने को मिल जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो यहाँ पर नीट का रिजल्ट अपलोड करोगे ना, तो जब सबसे लास्ट में मिला था ना, वो वाला रिजल्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। देखो देन उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी जो परसेंटाइल आया था ना नीट एग्जाम के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपको कितना परसेंटाइल मिला था, देन उसके बाद आपको केमिस्ट्री के अंदर कितना परसेंटाइल मिला था, देन बायोलॉजी का परसेंटाइल कितना था, देन आपका यहाँ पर टोटल परसेंटाइल आपको कितना मिला है, और उसके बाद आपका 720 से आउट ऑफ यहाँ पर कितना स्कोर आया ना, वो भी पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये भी जो नीट की इन्फॉर्मेशन होती है ना, कोई आपसे मांगी नहीं जाएगी, वो आपको सीधी की सीधी अपने आप वहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, इसको आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। फिर सेकंड आपको एक पेमेंट किया हुआ रिसीट भी मिल जाएगा, तो दोनों आप अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ना, जब आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए जाओगे फिजिकली ज्वाइनिंग के लिए, तो देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो देन आपको वहाँ पर सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है देन भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो सीईटी सेल के ऊपर जाके, मतलब 1 महीने बाद भी यहाँ पर कर सकते हो, राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी डाउनलोड करके रखोगे ना, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो जाएगी। तो देखो जो भी एक लाइव डेमो था ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, आपको कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसकी एक सविस्तर जानकारी मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी आपका राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा महाराष्ट्र स्टेट का, तो पूरा का पूरा काउंसलिंग इसी छोटे से चैनल के ऊपर हम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है
तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आने वाला हर एक अपडेट आपको पर्सनली चाहिए, या फिर किस दिन के अंदर आपको क्या प्रोसेस करनी है वो भी अपडेट आपको चाहिए, या फिर काउंसलिंग के रूल क्या होते हैं, आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप एसएमए लिस्ट के अंदर किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिल कैसे कर सकते हो, मतलब 2024 का काउंसलिंग इन होने तक अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है ना, तो आपका हर एक डाउट हम कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर जरूर सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है जिसका कि एक 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हम आपको एमबीबीएस से लेकर बीपीओ, बीएसएलपी, फिजियोथेरेपी हर कोर्स के लिए पूरा गाइड करेंगे। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे और आपका कॉल आंसर करके व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरा 100% गाइड करेंगे।